जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू त्रिपाठी एजुकेशन न्यू वीडियो। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री यानी साइंस के केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के बारे में। ये वीडियो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में इस पूरे इंटायर चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, और आपको इसके लाइव लेक्चर्स भी मिलेंगे, तो उसकी चिंता आप बिल्कुल मत करिए, क्योंकि हम इसको इसलिए अपलोड कर रहे हैं। लाइव लेक्चर्स में हो सकता है कि वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी लेस हो, क्योंकि अभी हम सब स्टार्ट करें तो धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो लाइव लेक्चर्स में थोड़ा टाइम भी चल जाता है, थोड़ा इधर उधर की बातें भी हो जाती है, बीच में आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का मौका मिलता है और आपके क्रॉस क्वेश्चंस को कंप्लीट करने का मौका मिलता है। लेकिन यहाँ पर हम प्रॉपरली इस चैप्टर को आपको पूरी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम ये जानेंगे बेटा कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में होता क्या है। देखो यहाँ पर कुछ हमको फिगर्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ वुड है, उसके बाद ये कुछ एक विकास सर है हमारे जो लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, एंड वहीं पर ये हम देखेंगे कि कुछ गाड़ी है, कार है, जिसके आयरन में जंग लगा हुआ है, और यहाँ पर भी कुछ अंदर हमारे हर्ट्स के पास भी कुछ रेगुलेशन हो रहे हैं, जिसको हम केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में जानेंगे। तो देखा जाए कि हमारे यहाँ जो चेंजेस होते हैं बेटा, वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है केमिकल चेंजेस और एक होता है फिजिकल चेंजेस। ये दोनों में अंतर क्या है, या हम कब कहेंगे कि वो चीज केमिकल चेंजेस है या वो फिजिकल चेंजेस है। तो देखो, अगर कोई भी चीज, दो या दो से ज्यादा चीज एक साथ रिएक्ट करने के बाद कोई थर्ड सबस्टांस बनाती है, और वो थर्ड सबस्टांस उन दोनों से ना, उन दोनों की प्रॉपर्टी से क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे मैं अगर बोलूं कि भाई यहां पर देखो ये वुड था, ठीक है, और वुड में हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आग लगाई, फायर किया। ठीक है, तो जैसे हम उनको फ्लेम देते हैं, वो बर्न होके एक ऐश बनाते हैं, राख बनाते हैं। तो ना वो वुड के नेचर का है, ना ही वो फ्लेम के नेचर का है, वो दोनों से अलग नेचर है। ठीक, तो इसी को हम कहते हैं केमिकल चेंजेस। मतलब हम स्टार्टिंग में लेके चले थे कुछ और, इनको हम मिला देते हैं किसी और से, और जो रिजल्ट मिलता है वो थर्ड वाला चीज पहले और दूसरे से कुछ अलग हो। देखो, जरूरी नहीं है कि पूरा अलग हो, लेकिन थोड़ा मोड़ा अलग हो। एक एग्जांपल आपको हम और लेते हैं, जैसे कि अगर हम अपने डेली लाइफ में देखें कि हम यहां देखते हैं हमारे पास है शुगर। ठीक है, शुगर के स्टेट क्या होता है बेटा, शुगर का स्टेट होता है सर सॉलिड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें हम क्या करें, वाटर को डिसॉल्व करें। वाटर का स्टेट क्या होता है बेटा, लिक्विड। ठीक है, अब क्या हो, हमको रिजल्ट में क्या मिलता है बेटा, रिजल्ट में हमें मिलेगा शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, क्या मिलेगा, शुगर सॉल्यूशन। ये स्टेट इसका कैसा होता है, लिक्विड होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, और कुछ एनर्जी भी मिलती है हमको, ये लिक्विड स्टेट होता है। तो देखो यहां पर ये शुगर से नेचर से थोड़ा सा अलग हुआ। आप कहोगे कि सर वाटर का नेचर और शुगर सॉल्यूशन का नेचर तो सेम है, क्योंकि दोनों का स्टेट सेम है। लेकिन हाँ, ये देखो कि वाटर पहले कैसा था, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेबल था, मतलब इस पार से उस पार उसको देख सकते थे। लेकिन क्या शुगर सॉल्यूशन को हम इस पार से उस पार देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, पानी हमारा नेचर में पहले कैसा था, टेस्टलेस था, लेकिन अभी शुगर सॉल्यूशन हमारा स्वीट इन नेचर हो गया है। ठीक है, मीठा हो गया है। तो ये सब चीजें हैं। तो केमिकल रिएक्शन कैसे पता चलेगा, जब हम किसी भी दो सब्सटेंस को, एक सब्सटेंस को किसी फिजिकल कंडीशन में रखते हैं और हमको एक थर्ड सब्सटेंस मिले, अनदर सब्सटेंस मिले, जिसकी प्रॉपर्टी पहले वाले से डिफरेंट हो, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, केमिकल रिएक्शन। ठीक, अब देखो, सॉरी, हाँ, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मतलब पहली चीज है कि प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन। तो प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन में यहां पर देखो कुछ लिखा हुआ है, यहां पर, यहां लिखा है बेटा इंडिकेटर ऑफ, एक सेकेंड, ठीक, देखा जाए, यहां पर आप देखोगे, ठीक, यहां पर देखो तो इंडिकेटर ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है। इसका मतलब कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे मान लीजिए हम लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ यहां पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है या यहां पर रिजल्ट मिल रहा है। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे कि देखिए सर, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि क्या टेम्परेचर में बदलाव आ रहा है। मतलब हम शुरुआत में जो चीज लेके चले थे उसका टेम्परेचर कितना है और अभी कितना है, वो घट रहा है या बढ़ रहा है। कोई भी टेम्परेचर में बदलाव आएगा तो हम कहेंगे कि हाँ हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है।
दूसरा हम कहेंगे बेटा चेंज इन स्टेट, कि क्या स्टेट में चेंज आया। देखो यहाँ पे शुगर जो था उसमें पानी डिसॉल्व करते तो शुगर सॉलिड से लिक्विड हुआ ना, मतलब केमिकल रिएक्शन अकर है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फिर तीसरा है बेटा चेंज इन कलर, क्या कलर में चेंजेस आ रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमने अभी बर्निंग ऑफ वुड लिया, बर्निंग ऑफ पेपर को ले लो, अगर आप उसको जलाते हो तो वो पहले व्हाइट से ब्लैक में कन्वर्ट होता है, तो यहां पर भी केमिकल रिएक्शन हुआ। आम का पकने को देख लो, वहां पर भी केमिकल रिएक्शन हुआ। उसके बाद आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस किस फॉर्म में, जैसे अगर हम किसी भी दो सब्सटेंस को जोड़ते हैं, एक दूसरे के साथ लेके आते हैं, तो उसमें से कुछ गैस का इवोल्यूशन हो, बुलबुले उठे, हाइड्रोजन गैस निकले, ऑक्सीजन गैस निकले, तो वहां पर भी हम कहेंगे कि हाँ यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और एक लास्ट आता है जो यहाँ पे हमने बस नाम नहीं दिया, एक फिगर के थ्रू समझाया, यहाँ पे कुछ डॉटेड डॉटेड बैठ रहा है, इसी को कहते हैं बेटा प्रेसिपिटेट। क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब हम इन्हीं प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन जो है उसके इंडिकेटर जो है, प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्शन को, उसको हम कैसे समझने की कोशिश करें, तो उसको हम थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहला हम बात कर रहे थे बेटा चेंज इन स्टेट के बारे में। ठीक है, जैसे देखिए यहां पर हमने कुछ एग्जांपल लिया कि भाई यहां पर फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड कैसे हो रहा है। सबसे पहले हमने लिया KCl, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, लिक्विड स्टेट में हमने उसमें डाला AgNO3, सॉरी उसमें हमने डाला AgNO3। अब जैसे ही हम इसको यहाँ पे डिसॉल्व करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमको मिलता है क्या, AgCl। ये दोनों लिक्विड स्टेट में बेटा, सिल्वर नाइट्रेट भी और पोटेशियम क्लोराइड भी दोनों लिक्विड स्टेट में थे, दोनों को हमने डिसॉल्व किया, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक सोडियम का सॉरी सिल्वर सॉल्ट बनता है जिसको हम कहते हैं AgCl। ठीक, और वहां पर पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट अभी भी हमारा लिक्विड की स्टेट में रह जाता है, और ये सॉलिड देखो चेंज इन स्टेट हुआ, यहाँ पर कुछ ना कुछ बदलाव आया, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या है, चेंज इन स्टेट हो रहा है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन अकर है। समझ गए? ठीक, फिर से समझते हैं बेटा चेंज इन स्टेट का मतलब क्या है। हम एक चीज को दूसरे के साथ रिएक्ट कराएं, एक को बी के साथ रिएक्ट कराते हैं और दोनों में से किसी एक का स्टेट चेंज हो जाए, तो हम कहेंगे कि रिएक्शन अकर हो रहा है। वैसे यहां पर एक एग्जांपल और है कि भाई हम कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट देते हैं तो वो हमको बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड यानी सॉलिड के स्टेट में, और वहीं पर CO2 एक गैस भी बनता है, तो यहाँ पर भी स्टेट चेंज हुआ। यहाँ पर केवल पहले एक सॉलिड था, अब यहाँ सॉलिड भी मिला, गैस भी मिला, तो उसी को क्या कहते हैं, चेंज इन स्टेट। ठीक है, अगेन हम यहाँ पे बात करें चेंज इन कलर के बारे में, तो भाई चेंज इन कलर, चेंज इन कलर में क्या है, जैसे हम देखो यहाँ पर CuSO4 सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, कॉपर सल्फेट। अब इस कॉपर सल्फेट में हम आयरन नेल को लगाते हैं, इस कॉपर सल्फेट में हम आयरन नेल को डालते हैं। यहाँ पर जैसे ही कॉपर सल्फेट में हम आयरन नेल को डालेंगे, हम ये देखेंगे कि कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम, तुरंत नहीं होगा लेकिन कुछ टाइम बाद, ये आयरन नेल्स जो है इस कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा। मतलब कैसे रिएक्ट करेगा, देखो यहां पर है बेटा CuSO4, ठीक है, CuSO4 जो है वो Fe के साथ रिएक्ट करेगा और यहां पर इस कॉपर को करेगा रिप्लेस, और क्या बनाएगा, FeSO4, और साथ में क्या देगा बेटा हमें, कॉपर। ठीक है, FeSO4 प्लस कॉपर। ठीक, तो देखो यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर कॉपर डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि हमें प्योर कार्बन दे देगा, नहीं, जैसे मान लो ये हमारा एक आयरन नेल्स था, ठीक है, हम इसको लिक्विड में सबमर्ज करते हैं, जैसे इसको हम लिक्विड में सबमर्ज करेंगे, ये क्या करेगा, धीरे 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 इसके ऊपर कॉपर के पार्टिकल बैठते चले जाएंगे, और जहां पे कॉपर बैठेगा वहां से आयरन को क्या करेगा बेटा, रिमूव, और उस आयरन को रिमूव करके वो किससे रिएक्ट करेगा, सल्फेट के साथ, और वो बनाएगा क्या बेटा, FeSO4। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें कलर भी चेंजेस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। जैसे आम के पकने को देख लो, बर्निंग ऑफ कोल देख लो, बहुत सारी चीजें जिसमें भी हमको कलर चेंजेस देखने को मिलता है, उन सब चीज को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आई होप आपको आवाज क्लियर होगी, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूं कि आवाज क्लियर है या नहीं है। ठीक है, चलो मैं देख लूंगा। उसके बाद अगर हम आगे के बारे में बात करें तो यहां पर आता है बेटा चेंज इन टेम्परेचर। क्या किसी भी रिएक्शन में अगर टेम्परेचर चेंज हो तो वो केमिकल रिएक्शन होगा, तो कहेंगे बिल्कुल। अब देखो टेम्परेचर कैसे चेंज हो सकता है, जैसे मान लो मेरा अभी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे रूम का टेम्परेचर, या 30 डिग्री सेल्सियस है, तो 30 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब यहाँ पर टेम्परेचर चेंज होने का मतलब क्या है, या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या तो टेम्परेचर घटेगा। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब हमें कोई टेम्परेचर दे रहा होगा, हमारे अंदर टेम्परेचर को इंसर्ट कर रहा होगा, तो उसी टेम्परेचर के बेसिस पे रिएक्शन को दो पार्ट में बांटा जाता है। पहला है बेटा
एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा बेटा हमारा इंडोथर्मिक रिएक्शन। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, कैसे पता करेंगे? देखो बेटा, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट जो है वो एक्सर्ट हो, निकले, उसको क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वहीं पर ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट को हम इंड्यूस करें, मतलब उसमें हम गिव अप कर दें, उसको इंसर्ट करें, उसको क्या कहते हैं बेटा? हम इंडोथर्मिक रिएक्शन। दोनों का एग्जांपल देखते हैं। जैसे समझो, अगर हमको हम चूने को पानी में डाल दें, ठीक है, हम चूने को पानी में डाल दें, जैसे हम उसको पानी में डालते हैं तो देखते हैं कुछ देर बाद वहां पर हीट इवॉल्व होता है। हीट इवॉल्व होता है ना, मतलब उसमें से हीट निकलती है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे बेटा? एक्सोथर्मिक। ठीक। अभी लेकिन जैसे समझो कि अगर आम को पकना है तो आप देखते होंगे कि जब आम को पकाना होता है तो हम कार्बाइड का यूज करते हैं। वो कार्बाइड उसको क्या देता है? हीट देता है। उस हीट की वजह से वो रिएक्शन होता है ना, समझ रहे हो? पहले उसका टेम्परेचर लो था, फिर बढ़ गया। दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं चेंज इन टेम्परेचर का। जैसे हमारे पास आइस रखा है, ठीक है, आइस को पिघलवाना है, आइस है उसको मेल्ट कराना है। उसको मेल्ट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हीट देना पड़ेगा या हीट लेना पड़ेगा? ध्यान दो। देखो, अगर हमारे पास वाटर है, ठीक, उसको आइस में कन्वर्ट करना हो या फिर आइस को वाटर में कन्वर्ट करना हो, जब पानी को बर्फ में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, तो हमको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा, सॉरी लेना पड़ेगा, मतलब उसमें से टेम्परेचर को रिमूव करना पड़ता है। इसलिए उसको हम कहां रखते हैं? फ्रिज में रखते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आइस को वाटर में कन्वर्ट करना हो तो हम टेम्परेचर को देते हैं। कहां करते हैं? उसको ऐसी जगह रखते हैं जहां पर उसको ऐसी जगह रखेंगे जहां पर जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा फ्रिज से क्या हो? हाई हो। हल्का सा भी हाई होगा तो पिघलना शुरू कर देगा। तो इसको कहते हैं बेटा हम इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक। अब आता है इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, कि कहां पर हमको पता चलेगा कि गैसेस इवॉल्व हो रहे हैं। जैसे हम ये भी कह लें कि अगर हम चूने को पानी में मिलाते हैं तो वहां से कुछ गैस भी इवॉल्व होता है, कुछ बुलबुले उठते हैं। लेकिन यहां पर हम दूसरे तरीके से एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो, व्हेन सॉलिड पोटेशियम इज एडेड टू अ लिक्विड वाटर, जैसे आप लोग देखे होंगे कि भाई पानी है, उस पानी में हम पोटेशियम को डाल देते हैं। ये देखो, ये हमारा नॉर्मल वाटर है, ठीक है। नॉर्मल वाटर में हमने जैसे पोटेशियम को इंसर्ट कराया, ये क्या करता है? यहां से ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनाएगा। जैसे देखो, एक ये हमारा है क्या भाई? के है पोटेशियम, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में। देखो सॉलिड फॉर्म में इसको हमने किस में डाला? H2O में। अब ये क्या करता है? ये बनाता है एक बेस जिसको हम कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और फिर उसके बाद यहां से क्या रिलीज करेगा? H2। क्या रिलीज करेगा? H2। इसको बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। आई थिंक सब बैलेंस हो गया, ठीक है। H2 यहां पर हमें रिलीज करेगा। अब ये H2 जो रिलीज कर रहा है उसको ध्यान से देखा जाए। देखो, ये जो इवोल्यूशन ऑफ गैसेस उठ रहा है ना, जो थोड़ा सा स्मोकी फॉर्म उठ रहा है, इसको कहेंगे हाइड्रोजन गैस है। पता कैसे चलेगा कि हाइड्रोजन ही गैस है? तो देखो, जब इसके पास हम फायर लेके जाएंगे तो हाइड्रोजन गैस फायर को बढ़ाता है और स्पार्कलिंग होती है, ठीक है। जैसे फुलझड़ी जलती है उसमें हाइड्रोजन पोटेशियम होता है, ठीक है, तो वो हल्का सा फुलझड़ी निकलेगा तो वो मतलब स्पार्कलिंग होगा, तो वहां से हम पता चलेंगे। लेकिन एक ये चीज भी देखो कि पहले से और अभी से यहाँ पर रिएक्शन में कलर भी चेंजेस हुए हैं। पहले था व्हाइट कलर, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल, और यहाँ पर अभी कैसा? पिंक है। मतलब पहले हम जो वाटर लिए थे वो हमारा कैसा था बेटा? एकदम फुल व्हाइट, व्हाइट नहीं कह सकते, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। लेकिन आफ्टर रिएक्शन हमको इसका कलर कैसा मिला? पिंक। और ये कैसा मिला? गैस। तो देखो, दो चीजें हुई। पहले हम सॉलिड लेके सॉलिड को लिक्विड में इंसर्ट करते हैं, जो चीज मिलती है वो लिक्विड और गैस में मिलती है, तो हम कहेंगे यहां पर चेंज इन स्टेट हुआ है कि नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है। दूसरी बात हम ये देखें कि पहली वाली चीज हमारी ट्रांसपेरेंट थी और अब हमको जो मिला है वो पिंक मिला है, मतलब कि भैया चेंज इन कलर हुआ है कि नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है सर। अच्छा, जब गैस निकली है, अभी ये दोनों चीजें ठंडी थी, पानी भी ठंडा, पोटेशियम भी ठंडा, लेकिन जब गैस निकली है तो कुछ हीट भी टेम्परेचर में चेंज हुआ होगा, तो चेंज इन टेम्परेचर भी हुआ और उसके बाद वहीं पर इवोल्यूशन ऑफ गैसेस भी हुआ, ठीक है। तो चारों प्रॉपर्टी एक ही रिएक्शन में हमको देखने को मिल गया और ऐसे बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जो सारे फॉलो करते हैं, ठीक। अब उसके बाद आता है हमारा लास्ट, प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन। प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन क्या कहता है कि जैसे समझो आप क्या करो, किसी लिक्विड में ऐसे इनसॉल्युबल सॉलिड को मिलाओ जो एक टाइम शुरुआत में वो मिल जाए लेकिन लास्ट में वो पूरी तरीके से बैठ जाए, नीचे सेटल डाउन हो जाए, उसी को कहते हैं प्रेसिपिटेट। देखो
कैसे कहेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब क्या है? देखो यहाँ ये सॉल्यूशन है, ठीक है, ये सॉल्यूशन में हम लोग इसको ये सॉल्यूशन और इसमें सस्पेंशन है। सस्पेंशन कैसा है? पार्टिकल धीरे 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 बैठ रहे हैं और कुछ टाइम बाद ये हमारे क्या हो रहे हैं? ये आराम से प्रेसिपिटेट हो जा रहे हैं। इसमें होता क्या है? जैसे एक इसका एग्जांपल आप घर पे कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? एक आप ट्रांसपेरेंट गिलास ले लो, ठीक है, उस गिलास में पानी भरो, पानी भरने के बाद थोड़े से धूल के कण मिलाओ उसमें, मिट्टी मिट्टी का जैसे ही कण मिलाते हैं वो हमको ऐसा देखने को मिलेगा। ऐसा मतलब हल्का सा मटमैला मिलेगा, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि इसके पार्टिकल धीरे 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 नीचे की तरफ बैठ रहे हैं और आफ्टर सम टाइम हम देखेंगे कि ऊपर का पार्टिकल एकदम क्लीन और नीचे मिट्टी हमको देखने को मिल जाएगी, ठीक। तो कैसे पता चलेगा कि प्रेसिपिटेट ही फॉर्म हो रहा है? तो सबसे पहला है बेटा कि देखो वहां पर फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड होना चाहिए। जो सॉलिड हो वो इनसॉल्युबल हो, ठीक। ठीक, देखो जो सॉल्युबल हो वो कैसा होना चाहिए? इनसॉल्युबल सॉलिड होना चाहिए, मतलब वो पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर डिसॉल्व हो जाएगा तो पूरा घुल जाएगा। चीनी को पानी में मिलाएंगे तो वहां प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, नमक को पानी मिलाएंगे तो वहां प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन अब चाय पत्ती को देखो, चाय में अगर हम चाय पत्ती को डालते हैं तो वो रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने के बाद लेकिन आफ्टर सम टाइम वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे बैठ जाता है, ठीक। उसके बाद विजिबल प्रेसिपिटेट होना चाहिए, मतलब जो चीज प्रेसिपिटेट बन रही है, इकट्ठा हो रही है, वो हमको एकदम विजिबल होना चाहिए, दिखनी चाहिए, यहाँ देखो वहां कुछ इकट्ठा हुआ है। उसके बाद केमिकल रिएक्शन इन सॉल्यूशन, ठीक है, रिएक्शन हमारा सॉल्यूशन फॉर्म में होना चाहिए, केमिकल एनालिसिस होना चाहिए, कंबाइंड आयंस होने चाहिए, बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमको देखने को मिलती है, ठीक। अब एक सवाल आता है कि क्या कोई रिएक्शन ये पांचों प्रॉपर्टी फॉलो करेगा तभी केमिकल रिएक्शन कहलाएगा या फिर कोई एक? तो देखो इसका आंसर क्या है बेटा, अगर इन पांचों प्रॉपर्टी में से जो हमने अभी 5 प्रॉपर्टी पढ़ी, यहां पर पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कौन सी? चेंज इन स्टेट। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी चीज में, कोई भी रिएक्शन में अगर स्टेट में चेंजेस आ रहे हैं तो भी वो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। स्टेट में चेंजेस आ रहे हैं तो भी वो केमिकल रिएक्शन है, और वहीं पर अगर उसमें चेंज इन कलर आ रहे हैं तो भी वो केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद अगर उसमें चेंज इन टेम्परेचर में बदलाव आ रहा है तो भी वो केमिकल रिएक्शन है। वहीं पर अगर इवोल्यूशन ऑफ गैसेस हो रहा है तो भी वो केमिकल रिएक्शन है, और अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो भी वो केमिकल रिएक्शन है। अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। देखो ये सब जो चीजें पढ़े वो हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन के बारे में। अब हम जो चीजें पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में, ठीक है। अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जैसे अभी तक हम कब से बकर 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 बोले जा रहे थे आपसे, ठीक है। आपको वो चीजें अगर मैं आपको कॉल करके समझाता तो आपको समझ में आता, हल्का समझ में आता, ठीक है, थोड़ा अच्छा है तो समझ में आ जाता। मैं बहुत अच्छा पढ़ाता, आपको 10% या 50% समझ में आता। लेकिन अगर वही चीज मैं यहाँ रिप्रेजेंट करके बता रहा हूं आपको, अगर वही चीज मैं यहाँ पे रिएक्ट करके बताऊं आपको, एक एक चीज को लिख के बताऊं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा ना, क्लास में और अच्छे से समझ में आएगा। भाई अगर ऐसा होता तो लोग कॉल पे ही बता देते, कॉल पे ही पढ़ा लेते, लेकिन आपको फेस टू फेस पढ़ाना वो ज्यादा एक्सप्रेस देता है। तो यहां पर देखो केमिकल इक्वेशन क्या कहता है कि जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या लिखेंगे कि when we represent any chemical reaction with the help of symbol and एलिमेंट्स, ठीक है। जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल, एलिमेंट, कंपाउंड के मदद से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी चीज को क्या कहते हैं बेटा? हम केमिकल रिएक्शन, उसी चीज, सॉरी, केमिकल इक्वेशन। फिर से समझते हैं। जैसे देखो इसमें केमिकल इक्वेशन में 3 चीजें होती हैं। पहला होता है बेटा सॉल्यूट, इसको हम लोग किसके साथ मिलाते हैं? सॉल्वेंट, और फिर जो रिजल्ट मिलता है वो कहलाता है हमारा सॉल्यूशन। लेकिन यहां पे एक चीज देखो, ये जो बिफोर रिएक्शन वाला प्रोसेस है इसको हम कहते हैं बेटा रिएक्टेंट, और ये जो आफ्टर रिएक्शन वाला प्रोसेस है इसको कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट।
ठीक है, ये कब जनरेट होता है बेटा? ये कब जनरेट होता है? ठीक है, आई थिंक रेड कलर आपको थोड़ा सा सही नहीं लग रहा होगा, तो उसके लिए हम यूज करेंगे येलो पेन। ठीक है, ये अच्छे से आपको क्लियर विजिबल होता है। ठीक है, इसीलिए स्कूल बसेस येलो कलर की होती हैं। फिर से समझते हैं क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करें, किसके मदद से बेटा? सिंबल के मदद से, और उसके साथ साथ विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड एलिमेंट, तो उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? केमिकल इक्वेशन। इसमें होता क्या है, एक तरफ रिएक्शन, जब रिएक्शन होने से पहले जिस जिस चीजों को हम लेके चले थे उसको हम कहेंगे कि भाई वो हमारा रिएक्टेंट है। आफ्टर रिएक्शन जो जो चीजें लेके चल रहे हैं उसको हम कहेंगे कि वो हमारा प्रोडक्ट है। ठीक, और इसमें हम लोग इसमें सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, और जो लास्ट में हमको रिजल्ट मिलता है उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। अब यहां पर आते हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है, या टाइप्स ऑफ रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं? तो यहां पर टोटल हमको बहुत सारे टाइप्स पढ़ने हैं, हम सबको पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला जो मेन टॉपिक है वो होता है बेटा हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन, फिर पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। इन तीनों को एक में पढ़ने वाले हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, और वहीं पर ये बेटा हमारा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। सबको पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, देखो कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन क्या होगा? कंबाइन, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? कंबाइन होना। कंबाइन होने का मतलब क्या है? जैसे शुरुआत में हम जब रिएक्टेंट के बारे में बात कर रहे थे तो वो दो या दो से ज्यादा हो, मतलब हम दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट को लेके चले और केवल एक सिंगल प्रोडक्ट हमको देखने को मिल जाए। जब हम दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट को लेके चलते हैं और हमको कोई सिंगल प्रोडक्ट देखने को मिलता है तो उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे हमने अभी एक एग्जाम्पल लिया था, आप लोगों को याद होगा कि सर सुगर प्लस वाटर गिव्स व्हाट बेटा? सुगर सॉल्यूशन। अब जैसे समझो डेली लाइफ में देखो, चाय बनाए होंगे सब लोग, चाय के लिए हम क्या लेते हैं? पानी लेते हैं, दूध लेते हैं, चीनी लेते हैं, मतलब शक्कर लेते हैं, और उसके साथ साथ अदरक लेते हैं। इन सब चीजों का यूज करते हैं, और इन सब चीजों का यूज करके हम एक केवल सिंगल चाय बनाते हैं ना। तो ये क्या था? रिएक्टेंट। जब आफ्टर रिएक्शन हमने बहुत सारी चीजों को लिया और प्रोडक्ट, रिजल्ट हमको क्या मिला? एक सिंगल चीज। उसी को तो क्या कहेंगे बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर से समझते हैं यहां पर कि भाई व्हेन वी कंबाइन टू और मोर एलिमेंट एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट देन इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आया आपको? ठीक है, चलिए अब आगे थोड़ा सा केमिकल एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम देखते हैं बेटा कि अगर H2 को हम O2 के साथ रिएक्ट करें तो हमें क्या मिलता है? H2O। अगर इसको बैलेंस करने की कोशिश करें तो ये हुआ इधर 2 और ये हुआ इधर 2। ठीक है, मतलब अगर हम दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का रिएक्शन कराएंगे तो हमको एक वाटर मॉलिक्यूल, सॉरी दो वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। ठीक, तो इसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे बेटा? H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। तो ये रिएक्शन कैसा कहलाएगा? हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ गए आप लोग? इसका कमेंट में दो तीन एग्जांपल और बताइए कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। ध्यान दीजिए, हम अभी इसके बारे में बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेन करके बात जरूर करेंगे। उसके लिए आपको हमारा लाइव सेशन ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 4 प्लेलिस्ट बनाई जाएंगी जिसमें क्लास 9th के लाइव सेशन चलेंगे, क्लास 10th के लाइव सेशन चलेंगे, क्लास 11th एंड क्लास 12th। ठीक है, अगर आप किसी भी क्लास के हो 9 to 12 या आपके दोस्त, आपके भाई, आपके बहन किसी भी क्लास में हैं तो आप बिल्कुल हमारा ग्रुप ज्वाइन करिए और हमारे साथ जुड़िए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इस प्लेटफॉर्म पे बेस्ट से बेस्ट मिले। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हमारा आता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब ये डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है सर? आपने कॉम्बिनेशन समझाया, अब डीकंपोजिशन भी तो समझाइए। बिल्कुल, डीकंपोजिशन रिएक्शन भी समझेंगे। समझिए, देखो डीकंपोज का मतलब क्या होता है? डीकंपोज का मतलब होता है बेटा तोड़ना। क्या होता है? डीकंपोज का मतलब होता है तोड़ना। मतलब जब हम बिफोर रिएक्शन किसी एक चीज को ले, सिंगल चीज को, और वो हमारा दो या दो से ज्यादा फॉर्म में अगर हमको देखने को मिल जाए तो वही तो क्या कहलाएगा? हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, अभी यहां पर हमने कुछ एक एग्जांपल डाला था।
देखो यहां पर सबसे पहले हमने क्या लिया, कैल्शियम कार्बोनेट को, ये एक सिंगल चीज था। सिंगल कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो हमको दो चीजें मिलती हैं, एक कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है सॉलिड स्टेट में, ठीक है, और उसी के साथ साथ CO2 भी हमको देखने को मिलता है। तो भाई अगर हम किसी भी रिएक्शन में, यहां देखते हैं, अगर किसी भी रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट लेके चले थे और आफ्टर रिएक्शन वो हमें दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट को देता है, तो वही तो कहलाएगा हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब जैसे हम क्या करें, मान लो इसी पानी को ही ले लेते हैं, H2O को ले लिए और उसको कर दिए हीट, या फिर हीट न देने के बजाय हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करा दे इससे, ठीक है, या सनलाइट पास करा दे, तो ये दो पार्ट में टूटेगा। किस किस पार्ट में बेटा, H2 प्लस O2 के फॉर्म में, ठीक है। अभी एक हमने एग्जांपल और लिया था कि भैया कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट देंगे बेटा, ये हीट का सिंबल है, ठीक है, तो ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में, सही है ना, CO2 प्लस में CO2, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट किसी भी फिजिकल कंडीशन में आने के बाद दो या दो से ज्यादा पार्ट में टूट जाए, उसको कहेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब यहां से थोड़ा सा ट्विस्ट है, डीकंपोजिशन रिएक्शन किसी के जुड़ने के तो एक ही कारण होते हैं ना, लेकिन किसी एक लोग को दो कपल से उनको तोड़ना है, बहुत कारण मिलेंगे। तो यहां पर भी डीकंपोजिशन रिएक्शन के भी ऐसे बहुत ही कारण मिलने वाले हैं। तो जो सबसे पहला कारण है बेटा, उसको हम कहते हैं थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। ये थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है, देखो बेटा, ऐसा डीकंपोजिशन रिएक्शन जिसमें हम लोग किसी भी एक रिएक्टेंट को हीट के मदद से दो या दो से ज्यादा पार्ट में तोड़ने की कोशिश करें, वो कहलाएगा हमारा थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। लेकिन वहीं पर एक ऐसा फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है बेटा, ऐसे डीकंपोजिशन रिएक्शन जिसको हम सनलाइट के प्रेजेंस में एक दूसरे के साथ तोड़ने की कोशिश करें, उसको क्या कहेंगे, फोटो डीकंपोजिशन। ऐसे इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से यहां पर हम इसको तोड़ रहे थे, तो उसको क्या कहेंगे कि भाई ये हमारा इलेक्ट्रोलिसिस डीकंपोजिशन रिएक्शन है। ऐसे बहुत सारे हमको डीकंपोजिशन रिएक्शन मिलेंगे। एक सेकेंड, ठीक है बेटा। तो यहां पर हम बात करते हैं फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन, इसको कहीं कहीं लिखते हैं फोटो केमिकल, ठीक है, फोटो केमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है बेटा हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या है, देखो ये वाला हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक है, ठीक है, ये हमारा थर्मल है, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर हम फोटो डिकम्पोजिशन के बारे में बात करें तो वहां पर हमको ढेर सारे एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे। फिर अगर हम आगे बढ़े तो अब हमारा आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या मिलेगा, इस फिगर के थ्रू अगर हम समझे तो हम कह रहे हैं पहले दो परिवार आपस में अच्छे से रह रहे थे, ए और बी, ठीक है। अब क्या करता है, कोई एक विरोधी आदमी सी इसमें इंटर करता है, तो ये जैसे ही इसके साथ आता है, रिएक्ट करता है, तो ये क्या करता है, इसको लगता है कि भाई हम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है ए से, ठीक है। तो एक काम करो भाई कि आप जो है ना वो मेरे साथ जुड़ जाओ। बी को बोलेगा कि भाई आप उसके सिवा छोड़ के मेरे साथ जुड़ जाओ और हमारे साथ रिएक्ट करो। जैसे अभी अभी हमने एक एग्जांपल लिया कि भाई जब हम लोग आयरन को कॉपर सल्फेट में डिसॉल्व किए थे, ध्यान दीजिए, अभी कुछ समय पहले ही हमने इसके बारे में बात किया था, चेंज इन कलर वाले को केस में। देखो यहां पे आयरन को जब हम कॉपर सल्फेट के साथ डिसॉल्व किए तो हम ये देखें कि आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस किया और कॉपर अलग निकल गया और यहां पर FeSO4 हुआ। तो देखो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझेंगे कैसे, कैसे डिफाइन करेंगे कि वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या फिर क्या है। तो कहेंगे बेटा कि व्हेन वन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस, देखो ये डिस्प्लेस है, रिप्लेस नहीं है। डिस्प्लेस का मतलब होता है हटाना और रिप्लेस का होता है कि मतलब हम आपको हटाएं और खुद बैठ गए। तो क्या कह रहा है, व्हेन वन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स
compound and form its compound। ठीक है, देखो जैसे हम यहां पे क्या कह रहे हैं कि जब एक मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जैसे Fe था, Fe ज्यादा रिएक्टिव था और यहाँ पे कॉपर बेटा लेस रिएक्टिव था, तो Fe कॉपर पे अटैक करेगा और कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। देखो Fe जो है वो हमारा +2 +3 दोनों होता है, तो लेकिन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता जो है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है इसके पास कॉपर से क्या ज्यादा है। अब यहां पर ये CuSO4 +2 के फॉर्म में टूटा था, SO4 -2 के फॉर्म में टूटा था, तो ये दोनों आराम से बैलेंस करके रह रहे थे। ठीक है, लेकिन आयरन आया, आयरन कहा भैया हम +2 के साथ साथ ज्यादा रिएक्टिव हैं, हमारे साथ रहोगे तो ज्यादा सेफ रहोगे, कॉपर को हमसे बराबर, हमारे बराबर छोड़ो, अगर हमसे थोड़ा सा ऊपर भी कोई भी आएगा तो एक बार डिस्प्लेस कर देगा, मेरे बराबर भी आएगा तो डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन अगर मैं रहूं तो तुम्हें कम से कम कॉपर के जैसे लोग तो डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो इस +2 को डिस्प्लेस किया और यहां पर ये कॉपर अलग हो गया बेचारा, और ये यहां पर फिर से अपना +2 -2 करके 0 बना लिए। ठीक है, अपना एक घर बना लेते हैं। तो इसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से हम फिर क्या समझते हैं फिर से देखिए कि जब कोई भी एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करके खुद उसके जगह बैठ जाता है, तो उसी को कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसी को क्या कहते हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो कि ए जो था वो सी को डिस्प्लेस कर दे, ए जो था वो सी को देखो रिप्लेस कर दे, और सी जो है भाई ए सी को हटाया और डी के साथ जुड़ गया, कोई दिक्कत नहीं थी, सी बोला चलो भाई तुम अगर मेरे पार्टनर के साथ हो तो मैं तुम्हारे पार्टनर के साथ हो जाता हूं। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, तो ये अगर ऐसा रिएक्शन हमको देखने को मिलता है उसको हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप लोग सिल्वर नाइट्रेट के बारे में तो जानते होंगे, HAgNO3, ये जब बेटा हमारा NaCl के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है पता है? ये बनाता है AgCl3 प्लस, हाँ देखो सॉरी, हाँ AgCl3 प्लस NaNO3। ठीक, कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक सेकंड, हाँ सही है, ठीक, देखो Cl3 सही है। ठीक है, देखिए जब हमारा सिल्वर नाइट्रेट जो है वो पोटेशियम क्लोराइड सॉरी सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है? AgCl3 और प्लस सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में फिर से हम समझने की कोशिश करते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहता क्या है। कॉल पे कॉल परेशान किए हुए हैं लोग। ठीक है, चलो एक आध और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे आप लोग सोडियम सल्फाइड को ले लो, सोडियम सल्फेट को, Na2S, इसको अगर हम HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये हमारा क्या बनाता है बेटा? NaCl और प्लस उसके साथ साथ यहां पे क्या बनाएगा हमारा? हाँ NaCl, ठीक है, और H2S, और यहां पर एक चीज और, ये हमारा, ठीक है। चल देखो फिर से समझते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कहने का मतलब क्या है। जब एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट के उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर ले, मतलब हम आपको अपनी सीट देते हैं और आपसे अपनी सीट लेते हैं, आपकी सीट लेते हैं, तो वही चीज क्या होता है यहाँ पर? डबल डिस्प्लेसमेंट। ए सी की जगह पे बैठता है और सी ए की जगह बैठता है, तो ये अब बन जाता है AD प्लस CB। इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, अब आता है बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहां पर एक पीछे जंग लगे बैकग्राउंड को मैंने लिया ताकि आपका ध्यान थोड़ा सा इस पे जाए कि ये गंदा नहीं है, ये जंग लगा है, और इसमें कोई गंदगी की वजह से ऐसा नहीं हुआ है कि हम उसका प्रिकॉशन नहीं कर पाए, बिल्कुल प्रिकॉशन की वजह से हुआ है, हम उसका अच्छे से प्रिकॉशन नहीं किए, लेकिन हमारे गंदे व्यवहार की वजह से नहीं हुआ। ये किसकी वजह से हुआ? केमिकल चेंजेस की वजह से हुआ, केमिकल रिएक्शन की वजह से हुआ। वो रिएक्शन किसके वजह से? ऑक्सीजन की वजह से और मॉइस्चर की वजह से। तो यहां पर हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन को, तो क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स increase in oxidation state on an atom or ion molecule in a chemical reaction।
फिर से समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है कि कब ऑक्सीडेशन होगा, कब रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन के लिए बेटा देखो पहला चीज ये है, सबसे पहला कंडीशन कि भाई हमें अगर किसी भी सबस्टांस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो तो वो रिएक्शन कैसा कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। बिल्कुल सही सर। उसके बाद अगर किसी भी रिएक्शन में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वो भी कैसा कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और रिमूवल ऑफ ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम हो तो भी वो क्या कहलाएगा बेटा, हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसा आयन के साथ हो सकता है, ऐसा किसी एलिमेंट के साथ हमको देखने को मिल जाए, कहीं पर भी अगर हमको ऐसा देखने को मिलता है तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, फिर से समझते हैं कि जब किसी भी रिएक्शन में हमको एडिशन ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिले या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिले या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम देखने को मिले तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहां पर एग्जांपल देखिए, यहां पर बेटा आयरन O2 और 6H2O। ठीक है, जैसे हम इसको एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो ध्यान से देखो, पहले आयरन जो था वो अकेले था, लेकिन अभी आयरन के साथ कौन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पर ऑक्सीजन आयरन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। किसका हुआ ऑक्सीडेशन, आयरन का। ठीक है, अच्छा दूसरा चीज देखो, H2O में से एक हाइड्रोजन निकला है तो भी क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक, ऐसे ही अगला अगर हम रिडक्शन रिएक्शन के बारे में बात करें तो उसी का जस्ट उल्टा, मतलब अगर किसी में हमको रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन देखने को मिले, ठीक है, उसके बाद बाकी दोनों चीज ऐड हो जाए, जैसे एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कि अगर निगेटिव चार्ज का नंबर बढ़ रहा है बेटा तो भी क्या होता है, हमारा रिडक्शन रिएक्शन होता है। एडिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम तो भी क्या हमको देखने को मिलेगा बेटा, रिडक्शन रिएक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल आप लोग कमेंट में देखिएगा। ठीक है, अब एक आता है लास्ट टॉपिक आज का और वो है रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखो भाई यहां पर लिखा हुआ है कि ऑक्सीडेशन नंबर का कुछ कॉन्सेप्ट है और रेडॉक्स का कॉन्सेप्ट है, दोनों यहां पे हम एग्जांपल और दे देंगे, आप अलग से बताइएगा कि जिसमें केवल रिडक्शन होता हो। ठीक है, देखिए रेडॉक्स का मतलब क्या है, RE का मतलब है रिडक्शन, RED का, और OX का मतलब है ऑक्सीडेशन। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक साथ ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो उसी को क्या कहते हैं बेटा, हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन। ध्यान से देखा जाए तो यहां पर क्या है, यहां पे हमने लिया जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया। ठीक है, अब देखो यहां दो कॉन्सेप्ट लेते हैं, एक ऑक्सीडेशन नंबर का और एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, दोनों कॉन्सेप्ट हम लेके चलते हैं। ध्यान दो, देखो यहां पर जिंक जो है वो कॉपर को करता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है ही, उसके साथ साथ देखो पहले साथ जिंक के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, जिंक के ऊपर बैलेंस चार्ज था, जिंक के ऊपर चार्ज कितना था, 0। लेकिन यहां पर कॉपर के ऊपर कितना चार्ज था बेटा, +2। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था, +2। ऑक्सीडेशन स्टेट तो कोई 12th में है, लेकिन आप थोड़ा सा बस ऐसा समझो, चार्ज के बेसिस पे समझो कि जिंक और कॉपर के पास +2 चार्ज। अब क्या करता है, जिंक के पास एक भी ऑक्सीजन था क्या, देखो जिंक अकेले बैठा था ना, लेकिन इस रिएक्शन में जिंक के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा है, 4 ऑक्सीजन जुड़े हैं, लेकिन ऑक्सीजन जुड़ा है, इसका मतलब जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। लेकिन यहां पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन था और लास्ट में हमको कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं मिला, तो इसका मतलब कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन। क्या हुआ, रिडक्शन। ठीक, वहीं पर दूसरे भाषा में देखो तो जिंक का 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, क्योंकि देखो पहले जिंक के पास कितना चार्ज था, 0। जिंक के पास कितना चार्ज था, 0। जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को सल्फर को दिया, तो भाई पहले इसके पास 0 चार्ज था, देखो इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। देखो पहले इसके पास कितना चार्ज था, 0 +0। ठीक है, और यहां पर कॉपर के पास कितना था, +2 और SO4 में -2। आफ्टर रिएक्शन जिंक के पास कैसे, ऐसे लिखते हैं, बिफोर रिएक्शन ये है हमारा बेटा Br और ये है बेटा हमारा Ar। ठीक है, ठीक, देखो सबसे पहले अगर हम यहां देखें तो हम ले लेते हैं जिंक, यहां ले लेते हैं कॉपर। बिफोर रिएक्शन जिंक के पास कितना चार्ज था, 0। आफ्टर रिएक्शन कितना है, +2। बिफोर रिएक्शन कॉपर के पास कितना था बेटा, +2, और आफ्टर रिएक्शन कॉपर के पास कितना है,
जीरो। तो देखो हम क्या कहेंगे कि पहले से इसमें चार्ज की क्या है, इंप्रूवमेंट आया ना, चार्ज बढ़ा है। तो चार्ज कब बढ़ता है, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। तो मतलब पहले वाले की रिएक्शन में क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन, ठीक, और दूसरे वाले रिएक्शन में क्या हुआ बेटा, रिडक्शन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो, एक साथ आकर हो, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चलो अब देखो एक चीज ये है कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। इस पे हम लोग एक दिन अच्छे से लाइव सेशन में ही बात करेंगे, क्योंकि बहुत ही ब्रॉड हो जाना है। तो इसके लिए आप मेरा लाइव जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। अच्छा, एक टॉपिक आपको लग रहा होगा कि विशाल सर यहाँ पे कुछ छोड़ रहे हैं क्या आप, तो उसको भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बाद कुछ एक टॉपिक बचती है कि इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की इफेक्ट, जैसा वो इमेज में हमको देखने को मिल रहा था। तो देखो बेटा, ऑक्सीडेशन की वजह से ही हमारा होता है रस्टिंग। लेकिन रस्टिंग को जानने से पहले हम बात करेंगे कोरोजन की। कोरोजन क्या है, ठीक है, और एक तीसरा और है, इसको हम कहते हैं, देखो जब किसी भी, when any metal get oxidized, ये क्या है, when आयरन, आयरन बेटा यानी Fe, oxidized, and when food item are oxidized। देखो जब बेटा किसी भी उसमें इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या है कि जब रस्टिंग के केस में, अरे कोरोजन पहले समझ लेते हैं। कोरोजन क्या है, जब कोई भी मेटल ऑक्सीडाइज होता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं कोरोजन। लेकिन अगर उसी केस में स्पेशली हम केवल आयरन के बारे में बात करें तो वो क्या कहलाएगा, हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। और अगर खाने के पार्टिकल में बात करें तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, रैंसिडिटी। इससे प्रिवेंट कैसे हो सकते हैं, लुब्रिकेंट ऑयल, पेंट और बाकी चीजों से, इससे भी वैसे प्रिवेंट हो सकते हैं। लेकिन रेंसिडिटी, खाने के सामान में हम पेंट नहीं डाल सकते, रेंसिडिटी ऑयल, सॉरी लुब्रिकेंट ऑयल नहीं डाल सकते। तो क्या यूज करते हैं, आप देखोगे कि सॉल्ट है, सॉल्ट का यूज करते हैं, ऑयल्स का यूज करते हैं। जैसे पिकल्स बनाने में, अचार बनाने में, अचार सड़े ना गले ना, इसका वजह से हम ज्यादा तेल यूज करते हैं, मसाले यूज करते हैं, ऐसी ऐसी चीजों का यूज करते हैं। कभी दूध है उसको गर्म करके यूज कर सकते हैं, कभी हीट की मदद से हम रेंसिडिटी बचाते हैं, कभी ठंडे की मदद से रेंसिडिटी बचाते हैं, ठीक है। तो अभी तक ये हमने एक समराइज वन शॉट बनाया आपके लिए।